Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, which is what is democracy and why democracy. And this is the fourth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग फीचर्स देख रहे थे डेमोक्रेसी के, और हम लोगों ने पहले फीचर्स को डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने पाया था कि मेजर डिसीजंस शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके हाथ में ही मेजर डिसीजंस लेने की ताकत होनी चाहिए। अगर उनके हाथ में डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी नहीं होगी तो उसको एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। और आज हम लोग देखने वाले हैं डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर, जो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये फ्री और फेयर इलेक्शंस जो होते हैं उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि क्यों ये बहुत ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाया जाए। क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर नहीं होंगे इलेक्शंस, किसी दबाव में होंगे या उसमें किसी प्रकार की जो रूलिंग पार्टी है वो किसी प्रकार की माल प्रैक्टिस करती है, तो फिर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा जाएगा। इसको समझने के लिए दो केस स्टडीज़ दिए गए हैं, दो कंट्री की छोटी छोटी केस स्टडी, एक चाइना का और एक मैक्सिको का। आइए जल्दी से दोनों के बारे में समझते हैं। पहले चाइना को देखते हैं हम लोग कि इन चाइना elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, National People's Congress। चाइना की जो पार्लियामेंट है दैट इज नोन एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और इसका इलेक्शन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हर 5 इयर्स पे होता है और रेगुलरली होता है। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती, इसमें कोई देरी नहीं होती है, एकदम एग्जैक्ट 5 इयर्स पे ये इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट है ऑफ चाइना, इट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट इन्हीं के हाथ में होता है, यानी पार्लियामेंट हमारे यहाँ जैसा होता है वैसे ही वहाँ पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, और इसके हाथ में ही होता है कि वो किसी को प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकती है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरे चाइना से इसमें पार्लियामेंट में वहाँ के लगभग 3000 लोग चुन करके आते हैं। तो एक बड़ा पार्लियामेंट है जिसमें काफ़ी लोग चुन के आ रहे हैं। 3000 का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोग के यहाँ काफ़ी कम है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे यहाँ दोनों हाउसेस को मिला के पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स होते हैं, जल्दी से बताइए। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। इसमें से कुछ जो है वो आर्मी के द्वारा चुने जाते हैं। सम रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय फ्रॉम आर्मी। बिफोर कंसल्टिंग इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। किसी भी व्यक्ति को अगर कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन चाइना में, तो उसको पहले कम्युनिस्ट पार्टी से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उससे उनको इजाज़त लेनी पड़ती है, उनको परमिशन लेना पड़ता है। विदाउट परमिशन कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग इलेक्शन में खड़े होंगे। जो भी लोग खड़े होंगे वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी से ही रिलेटेड होंगे। कहने का मतलब इसका यही है कि हर कोई जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है इन चाइना, उसको पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से अप्रूवल लेना होगा कि मैं कॉन्टेस्ट करूं या नहीं। अगर पार्टी चाहेगी तो आप फिर खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के लिए। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर एलाइड टू इट वे अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002-3। 2002-2003 में जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सारे कम्युनिस्ट पार्टी के थे, और उसकी छोटी छोटी 8 पार्टीज़ है एलाइज के रूप में। बहुत छोटी हैं वो, उनका नहीं के बराबर कोई अस्तित्व है वहाँ पे। वो 8 पार्टीज़ और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों ही मिल के सारे कैंडिडेट्स खड़े करते हैं। इनके अलावा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि सारे लोग जो भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, दे आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी।
द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और इसी का कारण है कि वहाँ हमेशा एक पार्टी का ही रूल होता है और वो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हर किसी को इजाज़त लेनी पड़ती है, यानी कि ये कम्युनिस्ट पार्टी जिसको चाहेगी वही खड़ा होगा इलेक्शन में। और ये एक जो बात है ये फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के दायरे में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही ख़त्म है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है वहाँ पे। तो पीपल्स के सामने कोई चॉइस नहीं है कि वो इसको चुने या उसको चुने, यानी अलग अलग पार्टियाँ होती हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो फिर टसल होता है उनमें कॉन्टेस्ट होता है और लड़ाई मज़ेदार बनती है, और एक डेमोक्रेटिक वे से लोग रिप्रेजेंटेटिव चुन करके जाते हैं इन पार्लियामेंट। लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं बिटवीन द मेंबर्स, कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं, कैंडिडेट्स के बीच में कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, और यही जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के दायरे में नहीं आती है। तो आइए अब मैक्सिको की भी हम लोग कहानी देख लेते हैं। आइए मैक्सिको की कहानी भी समझते हैं। सिंस इट्स independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. वहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, और उसकी आज़ादी मैक्सिको को 1930 में मिली। उससे 1930 से लेकर के जितने भी इलेक्शंस हुए, हर इलेक्शंस 6 साल पे कंडक्ट करवाए गए वहाँ पे, और द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, और वहाँ पे कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर्स का रूल नहीं रहा, हमेशा से डेमोक्रेसी रही, और वहाँ इलेक्शंस हर 6 इयर्स पे प्रेसिडेंट के कंडक्ट कराए गए। Until 2000, every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party. वहाँ पर एक पार्टी है जिसको कहते हैं PRI, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। 1930 से लेकर 2000 तक जितने भी इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए प्रेसिडेंट के, उन सब में वो जीतती हुई आई, यानी कि एक पार्टी का डोमिनेंस रहा लगभग 70 इयर्स तक। ऑपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई ऑपोजिशन पार्टीज नहीं थी, वहाँ पर भी ऑपोजिशन पार्टीज थी और वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते थे, लेकिन वो कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाए इन 17 ईयर्स में। जैसे कि इंडिया में भी हुआ था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 ईयर्स तक लगातार कांग्रेस का डोमिनेंस बना रहा, और उस पीरियड में इलेक्शंस भी कंडक्ट कराए गए, लेकिन कोई भी ऑपोजिशन पार्टी उभर करके नहीं आ पाई और ना ही जीत पाई। तो इसके कारणों को जब देखते हैं तो वहाँ हम लोग पाते हैं इंडिया में कि इंडिया में मैक्सिको की तरह कंडीशंस नहीं थे। वहाँ पर जो इलेक्शंस कराए जाते थे वो फ्री एंड फेयर थे इंडिया में, लेकिन क्या मैक्सिको में भी ऐसा था? आइए समझते हैं उसको। द PRI वाज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। लेकिन ये PRI जो थी, जो पार्टी है वहाँ की, जो सत्ते में रही लगभग 70 ईयर्स तक, 1930 से लेकर के 2000 तक लगातार इस पार्टी ने वहाँ पर शासन किया, लेकिन वो बदनाम पार्टी थी। लोग कहते हैं कि वो एक बदनाम पार्टी थी, और वो बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स आजमाया करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए, यानी कि वो माल प्रैक्टिस करती थी, वो डर्टी गेम्स खेलती थी इन द इलेक्शंस टू विन द इलेक्शन। वो इलेक्शन को जीतने के लिए काफ़ी गलत तरीकों का इस्तेमाल किया करती थी। तो आइए उसको भी हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार के ट्रिक्स वो आजमाती थी। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। वो अपने पार्टी की मीटिंग्स में हर वो शख्स को बुलाती थी जो एक गवर्नमेंट वर्कर था। जो भी लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते थे, यानी गवर्नमेंट वर्कर्स थे, उनको अपनी मीटिंग को, उस पार्टी की मीटिंग को अटेंड करना जरूरी था। वो एज ए एक्टिव मेंबर काम करते थे फॉर द पार्टी। वो उस पार्टी के लिए एज ए एक्टिव मेंबर काम किया करते थे। तो एक तरह से पूरे एक इंस्टीट्यूशन को वो अपने दबाव में रखी हुई थी पार्टी। और जैसे कि जब इलेक्शंस करवाए गए जाते थे तो इन्हीं का रोल होता था इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। इन्हीं जो वर्कर्स थे, जो ऑफिशियल वर्कर्स थे गवर्नमेंट के, वही कंडक्ट करवाते थे इलेक्शन।
और वो हमेशा जिताने की कोशिश करते थे। टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट द PRI। और जो गवर्नमेंट टीचर्स स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते थे, वो अपने बच्चों पर और उनके पेरेंट्स पे ये दबाव डालते थे कि वो PRI को वोट करें, और अलग अलग प्रकार से उन पर दबाव डाले जाते थे। बच्चों को फेल कर दिया जाएगा, कम नंबर दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें थी जो उनकी तरफ से पेरेंट्स पे इम्पोज किया जाता था और एक तरह से उनसे फोर्सफुली वोट्स लिए जाते थे। समटाइम द पोलिंग बूथ्स वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मोमेंट। और कभी कभी तो जब इलेक्शन के दौरान अंतिम क्षणों में पोलिंग बूथ्स को इधर से उधर शिफ्ट कर दिया जाता था, ताकि लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन होगा, यहाँ पे वोटिंग डाली जाएगी, और वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ सन्नाटा है, वहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें तमाम तरह की वहाँ पर होती थी। तो इसका ये मतलब था कि PRI जो है, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी, वो अलग अलग तरह के डर्टी प्रैक्टिसेस में लिप्त थी और उनके जीत का कारण उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। लोग उन्हें खुशी से नहीं वोट डालते थे, बल्कि वो एक दबाव की स्थिति बनाती थी और तरह तरह के माल प्रैक्टिसेस उसमें उनकी तरफ से किए जाते थे। तो इस तरह के जो इलेक्शंस होते हैं, इनको हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कह सकते। चाइना और मैक्सिको की कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा? शुड वी कंसीडर द इलेक्शन हेल्ड इन चाइना एंड मैक्सिको इज द एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स? क्या इसी को हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कह सकते हैं? इसी को हम लोग कह सकते हैं कि पीपल सही ढंग से अपने रूलर्स को चुन रहे हैं? तो आइए इसको देखते हैं कि देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। चाइना और मैक्सिको की कहानी में क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको हम लोग समझें। कि इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर पीपल एनी सीरियस चॉइस। वहाँ पर चाइना में लोगों के लिए कोई सीरियस चॉइस नहीं था। वहाँ पर एक निश्चित पार्टी थी और उसी निश्चित पार्टी के ही कैंडिडेट्स खड़े होने वाले थे और लोगों को उन्हीं को चुनना था। तो इसको एक इलेक्शन नहीं कह के इसमें तो चूज़ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इसको हम लोग मजबूरी कह सकते हैं कि एनी हाउ वी हैव टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स हु आर इन द इलेक्शंस। तो ये तो एक तरह से हो गया कि जो इलेक्शन में खड़े हैं लोग, उनमें से चुन लीजिए जिनको आपको चुनना है, क्योंकि वही हैं और कोई कॉन्टेस्ट में है ही नहीं। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव बाई इट। जो रूलिंग पार्टी खड़ी कर दी कैंडिडेट और जिनको उसका अप्रूवल मिला, वही लोग कैंडिडेट्स हैं और उन्हीं को आपको चुनना है। तो ये एक मजबूरी कह सकते हैं। लेकिन मैक्सिको के एग्जाम्पल में हम लोगों ने डिफरेंटली देखा है कि इन मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। यहाँ देखने में तो लगता है कि चॉइस उपलब्ध है, वहाँ अपोजिशन पार्टीज हैं, वो कॉन्टेस्ट भी कर रही हैं, इलेक्शन सब कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अपना वोट डाल ही नहीं सकते। अगर वो चाह के भी उनको चुनना चाहें तो नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि वो एक गलत प्रैक्टिस के जरिए गवर्नमेंट जो है वो सत्ते में आ रही है। देयर वॉज नो वे ऑफ रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। रूलिंग पार्टी को हराने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन की पार्टीज़ को आप वोट दे देंगे तो अपोजिशन की पार्टियां जीत जाएंगी, क्योंकि वहाँ सारा कुछ प्रबंधन उसी के हाथ में है, जैसे चाहे वैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स ला सकती है। तो इवन इफ पीपल वेयर अगेंस्ट इट, अगर उनके अगेंस्ट भी रहे पीपल, तो भी उसको हराना संभव नहीं है ऐसी पार्टियों। तो अब हम लोग सेकंड फीचर्स पे पहुंच जाते हैं कि क्या सेकंड फीचर्स निकल के आता है। इन दोनों स्टोरीज को समझने के बाद क्या फीचर्स निकल के आए, उसको जरा हम लोग समझ लें कि ये डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कि एक डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक सबसे बेसिक फीचर्स में से एक है कि वहाँ अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे किसी भी कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उसको सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हम। वे आर चूजन करेंटली इन पावर। जो वहाँ पर पार्टी है पावर में, जहाँ इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, इट हैव द फेयर चांस टू ऑफ लूजिंग। उसके हारने के बहुत फेयर चांस हो सकते हैं। ऐसा कंडीशन हो तब हम लोग कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट डेमोक्रेसी है, कि इतने फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों
कि जो रूलिंग पार्टी है उसके हारने के चांसेस हैं, पूरी चांसेस हैं कि वो पार्टी हार सकती है। अगर इस प्रकार की डेमोक्रेसी है तब तो हम उसको कहेंगे कि ये एक परफेक्ट डेमोक्रेसी है। और ये फीचर कि वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को सेकंड फीचर जो है डेमोक्रेसी का वो समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।